हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विजुअल एंगल क्या होता है और भी इससे आगे की टॉपिक का डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्शन कोण क्या होता है, सबसे पहले इसे समझना है। दर्शन कोण का मतलब किसी वस्तु द्वारा जो नेत्र पर एंगल बनता है, कोण जो वस्तु बनाती है वही कोण आपका दर्शन कोण कहलाता है। मतलब क्या है कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये आपकी एक वस्तु है ए बी। अब ये हमारी आँख पे अगर अल्फ़ा का कोण बना रही है तो दर्शन कोण कितना है, अल्फ़ा है। अब इसी तरह से प्रकाशिक यंत्र भी कोई ना कोई एंगल बना सकता है, तो वो प्रकाशिक यंत्र का दर्शन कोण होगा। मतलब दर्शन कोण वस्तु भी बनाती है और प्रकाशिक यंत्र भी बनाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसी वस्तु को थोड़ा सा इसके समीप ले आएँ, मतलब यहाँ पे वस्तु ऐसे ही रहे, तो दर्शन कोण बढ़ जाएगा। आप यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला एंगल अब और बढ़ गया। अभी अल्फ़ा था, अभी इसको मान लेते हैं हम ए हो गया है। ये पूरा एंगल कितना है, ए है। तो किसी वस्तु को अगर हम नेत्र की तरफ लेके आएंगे तो दर्शन कोण का मान बढ़ेगा, ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। इसमें एक वस्तु है ए बी और ये नेत्र के सामने रखी गई है, किसी दूरी पर रखी गई है मान लीजिए। अब इसके द्वारा जो नेत्र पे कोण बन रहा है वो है अल्फ़ा, ये एंगल। अब ये कैसा बन रहा है, इमेज देखिए, यहाँ से लाइट रे जा रही ऐसे यहाँ पे पहुँची और एक दूसरी वाली ऐसे गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें मिलकर एक रेटिना पर एंगल बना रही हैं और एंगल के साथ साथ इनका इमेज भी मिल रहा है। यहाँ पे एंगल आप छोड़ दीजिए, अभी एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ए डैश बी डैश इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब मिल रहा है जब वस्तु अल्फ़ा के कोण पर नेत्र के सामने थी। यानी कि जब वस्तु का दर्शन कोण अल्फ़ा था तब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ये वाला मिल रहा था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आया और ये यहाँ से दूसरी किरण गई तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मिल गया। लेकिन जब वस्तु को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया गया, यानी कि नेत्र की तरफ इधर ले जाया गया, तो ए बी का कोण अल्फ़ा 1 हो गया है। अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है किससे, अल्फ़ा 1 से। या यूँ कह लें कि अल्फ़ा 1 बड़ा है किससे, अल्फ़ा से, क्योंकि ये नेत्र की तरफ खिसक रहा है। अब इस केस में इसके द्वारा जो रेटिना पे एंगल बनेगा, यहाँ से एक किरण आएगी ये और दूसरी किरण ये ऐसे जाएगी, तो यहीं से इसका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका वास्तविक है, उल्टा है, इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये वाला जो प्रतिबिंब है इस वाले प्रतिबिंब से बड़ा है, क्योंकि जब वस्तु दूर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। अब जैसे जैसे नेत्र के समीप आएंगे तो दर्शन कोण बढ़ेगा और जिससे उसका प्रतिबिंब भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ से ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि अगर दर्शन कोण का मान छोटा होगा तो वस्तु छोटी दिखाई पड़ेगी और दर्शन कोण का मान अगर बड़ा होगा तो वस्तु बड़ी दिखाई पड़ेगी। ये कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हम आपको बताते हैं ये क्या होता है। यानी कि किसी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होती है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई अल्फ़ा। अब पहले इसको हम आपको समझा देते हैं। बीटा बाई अल्फ़ा का मतलब ये है, बीटा वो कोण है जो किसी यंत्र से वस्तु को देखने पर उसके प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया है। मतलब बीटा भी आपका एक दर्शन कोण है, लेकिन ये वो दर्शन कोण है जब हम नेत्र के आगे कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं और उससे वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो आँख पर कोण बना रहा है वो वाला कोण क्या है, बीटा है। बीटा भी एक आपका दर्शन कोण है। और अल्फ़ा क्या है, बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण, आँख पर बने दर्शन कोण बीटा यानी, तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के देखने पर उस वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण का अनुपात प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप इसको ऐसे बोलिए कि किसी प्रकाशिक यंत्र से
बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के देखने पर उस वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण का अनुपात प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। मतलब आपको यह स्पष्ट समझना है, बीटा क्या है आपका, ये लेंस जो आपके सामने है यानी कि प्रकाशिक यंत्र जो है उसके द्वारा जो वस्तु को देखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो आँख पर दर्शन कोण बना रहा है वो है। और अल्फा क्या है, बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। इन्हीं दोनों का अनुपात प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो आप इसको बाय डेफिनेशन ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और इसका यही सूत्र है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेडियन में मेजर करेंगे तो ये भी रेडियन में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपको पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ये आप समझिएगा पहले। मतलब वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा निकटवर्ती अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है सरल सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि ये लग रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी, वैसे है भी ये बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या होता है कि यह सबसे सरल प्रकाशिक यंत्र है, इसके द्वारा निकटवर्ती छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह उत्तल लेंस का बना होता है जिसकी फोकस दूरी बहुत छोटी होती है। मतलब यह छोटी फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस होता है उससे मिलकर ये बना होता है और इससे निकटवर्ती वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप ये लिख सकते हैं कि यह सबसे सरल प्रकाशिक यंत्र है, इसके द्वारा निकटवर्ती छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब को स्पष्ट देखा जा सकता है। यह उत्तल लेंस का बना होता है जिसकी फोकस दूरी छोटी होती है। मतलब बहुत बड़ी फोकस दूरी का ये उत्तल लेंस नहीं होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है कि ये एक धातु का या प्लास्टिक का छल्ला होता है जिसमें ये लेंस कसा गया होता है और इसमें एक हैंडल लगी होती है इसको पकड़ने के लिए, जिससे पकड़ के इसको ऊपर नीचे आगे पीछे किया जा सके और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये किस सिद्धांत पे काम करेगा ये सबको पता है, आप लोग जानते हैं। अगर उत्तल लेंस लगा है तो उसमें एक ही केस बनती है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दे सकती है, यानी कि वस्तु का आवर्धित सीधा आभासी प्रतिबिंब जो बनाता है वही केस है इसका प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने मुख्य फोकस व लेंस के बीच रखते हैं तो उसका बड़ा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी हमने बताया कि जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम आपने पढ़े थे वो छठवां नियम, यानी कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना जो आपने पढ़ा था, तो छठवां वाला केस याद करिए जिसमें वस्तु प्रथम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखी गई थी। तो एक किरण तो ऐसे जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगी इसके मुख्य फोकस अर्थात ये द्वितीय फोकस से जाएगी, और दूसरी वाली किरण ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये भी सीधे निकल जाएगी। इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि इधर इमेज मिलना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों जैसे जैसे किरणें आगे जाएंगी फैलती हुई जाएंगी तो इधर नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे ये कट करेंगी तो यहीं पे इस वस्तु AB का आवर्धित सीधा आभासी प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके प्रिंसिपल में आप यही लिखिएगा, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने मुख्य फोकस व लेंस के बीच रखते हैं तो उसका बड़ा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में अगर आप लिखेंगे अलग से करके, जैसे संरचना, तो संरचना में आप लिखिएगा यह धातु या प्लास्टिक के छल्ले तथा उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से इस सूक्ष्मदर्शी को वस्तु के ऊपर नीचे या आगे पीछे किया जाता है। तो ये आप इसके स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं।
मतलब आप इसमें लिखिए कि यह छोटी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है, जो धातु या प्लास्टिक के छल्ले में कसा गया होता है, जिसमें एक हैंडल लगा होता है, जिसे पकड़कर इसे आगे पीछे करते हैं। इसे वस्तु के ऊपर रखकर इस प्रकार आगे पीछे करते हैं कि वस्तु कहाँ पे रहे, मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, या मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रहे, और इसका आवर्धित प्रतिबिंब हमको तभी प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना आप? ये केस है इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं या आगे पीछे करते हैं कि वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो, जिससे वस्तु का सीधा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। स्पष्ट देखने के लिए, यानी कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस प्रकार इसकी व्यवस्था की जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब आपने जैसे व्यवस्थित कर दिया वस्तु यहाँ पे है, अब ये प्रतिबिंब आपका डी पर नहीं बन रहा है, कोई और दूरी है, लेकिन जब वस्तु को आपने यहाँ पे रखा तो इसी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अब ये डी पर बनेगा। अब डी पर बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको स्पष्ट प्रतिबिंब चाहिए और वो भी छोटी वस्तु का चाहिए। बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होगी जिसका आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो इसलिए इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको फोकस और लेंस के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मतलब आप जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे ए बी का प्रतिबिंब आपको डी पर मिले, अर्थात 25 सेंटी पर मिले। तो आप इसकी वर्किंग एंड स्ट्रक्चर में इतना आप लिख सकते हैं जितना यहाँ पे लिखा गया है। ऐसा हमने इसलिए कर दिया है कि आप स्क्रीनशॉट लेके जिससे नोट को आप अच्छे से बना सकें, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जो हमने बताया वही इसकी वर्किंग है, और स्ट्रक्चर भी हमने बताया, स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार से निकाली जाएगी या क्या होती है। अब किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता तो आप जान चुके हैं क्या होता है, m = β/α, ये आपको पता हो गया है। कोई भी प्रकाशिक यंत्र होगा, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हुआ चाहे दूरदर्शी हुआ, कोई भी प्रकाशिक यंत्र रहेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होगा। और भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें चाहे हम दूरदर्शी की बात करें, दोनों का काम ये होता है कि छोटी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कराना, यानी कि छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना, जिससे हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएँ और उसका एनालिसिस कर पाएँ। तो मेन काम चाहे सूक्ष्मदर्शी का हुआ चाहे दूरदर्शी का हुआ, दोनों का काम है कि बहुत अति सूक्ष्म छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाना, ये दोनों का काम है। मतलब दोनों के द्वारा छोटी वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसके आवर्धन के लिए फार्मूला डिराइव करना है, स्पेशली सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने हैं, जिसमें एक बार आँख से लेंस रखा गया है इसके सामने यल, और वे किसी भी दूरी पर रखा जा सकता है, यानी कि आँख से सटा हुआ या आँख से कुछ दूरी पर एक लेंस लगा है, जिससे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब आपको ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है, और ए डैश बी डैश भी आँख पर बीटा का एंगल बना रहा है, और ए बी यानी कि वस्तु ये भी आँख पर बीटा का एंगल बना रही है। और यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि ये आँख लेंस से दूरी पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन ये आँख के बहुत समीप है। आप ऐसा मान सकते हैं कि हमारी नेत्र इस सूक्ष्मदर्शी से सटी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्लियर करने के लिए थोड़ा सा दूर बनाया गया है। तो आप समझ गए कि जब नेत्र को एक लेंस के पीछे रखा गया है, अर्थात वस्तु को
किससे देखा जा रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा रहा है, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब जैसा कि फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है, मतलब डी पर प्राप्त हो रहा है। अब लेंस से इस वस्तु की दूरी कितनी है, u है। यहाँ पे हमने ये भी इंडिकेट किया है। आप यूँ कह सकते हैं नेत्र से वस्तु की दूरी कितनी है, u है, या लेंस से वस्तु की दूरी आप कहें ये भी बोलेंगे u है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो आपकी आई है वो लेंस से सटी हुई है। तो एक केस तो ये बनता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रिंसिपल की जो बात हमने की थी वही वाला इमेज ये है। अब यहाँ पे हमने अभी बताया कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों हमारी नेत्र पर कितने का एंगल बना रहे हैं, बीटा का। नेत्र यहाँ पे है हमारी इसी लेंस से सटी हुई, लेकिन दूर इसको बनाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेत्र पे जो दर्शन कोण बन रहा है वो बीटा है। चाहे यहाँ पे वस्तु का कहेंगे चाहे प्रतिबिंब का कहेंगे, दोनों का जो दर्शन कोण है वो बीटा है। अब एक बार इसी वस्तु को बिना लेंस के अर्थात बिना सरल सूक्ष्मदर्शी के देखा जा रहा है, तब इसका जो दर्शन कोण है वो है अल्फ़ा। लेकिन अगर हमें इस वस्तु को स्पष्ट देखना है तो ये कंपलसरी है कि ये वस्तु नेत्र से डी पर होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी ही चाहिए, तभी आप इसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों डायग्राम इसके आवर्धन के लिए आप बनाएंगे। अब इसमें कैसे क्या होगा ये हम बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अबाउट द फिगर ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखेंगे, माना लेंस L की उपस्थिति में AB का प्रतिबिंब A' B' नेत्र E पर बीटा कोण बनाता है, तथा बिना लेंस के यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तो वह नेत्र पर अल्फ़ा कोण बनाती है। तो यहाँ तक जब आप लिख लेंगे, इसके बाद आपको ढूंढना ये है कि हम ऐसा क्या करें कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको मिले इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब दूरी के पद में अल्फ़ा और बीटा को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, आवर्धन क्षमता यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये आपको लिखना है m = बीटा बाई अल्फ़ा। ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ पे इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेंस में या मिरर में स्मॉल m यूज करते थे, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैग्नीफिकेशन अगर आप दर्शा रहे हैं तो कैपिटल M यूज करेंगे, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ तक अगर आपने लिख दिया, अब इसके बाद आप चलेंगे त्रिभुज ABC से, ABC से आप इसको ABE भी लिख सकते हैं। अगर इसको E डिनोट करें, मतलब नेत्र को E से सिम्बलाइज करें, तो ABE भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ बीटा = AB बाई माइनस U। ये हम चिन्ह परिपाटी के साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गई। और हम अगर चलेंगे त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से, तो आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ अल्फ़ा = आपको मिल जाएगा यहाँ पे AB बाई माइनस D, ऐसा मिलेगा। अब कुछ लोग के दिमाग में ये बात उठ रही होगी कि यहाँ पे हमने A' B' और C वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ABC आपका एक कंप्लीट ट्रायंगल है, मतलब ये बन रहा है सही में ये ट्रायंगल है, और A' B' C ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। यहाँ तक की लाइन तो वास्तविक लाइन है, यहाँ पे वास्तविक रेखा है, लेकिन इसके बाद ये काल्पनिक रेखा हो जा रही है, इसलिए A' B' और C ये आपका एक कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ पे नहीं माना जा सकता। आप यहाँ पे ये मान सकते हैं क्योंकि दोनों नेत्र पे अगर बीटा का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, A' B' और AB दोनों कितने का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, बीटा का।
तो हमारे पास ये कंप्लीट ट्रायंगल बन जा रहा है। मतलब बीटा अगर दोनों के लिए सेम है तो जाहिर सी बात है आगे की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इस केस में यहाँ पे जो हमने ए बी कंसीडर किया है उसको हम ए डैश बी डैश से कंपेयर नहीं करेंगे। मतलब ये हमारी रियल है और ये हमारा क्या बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है, आभासी है, क्योंकि ये आभासी लाइनों के द्वारा बना है तो ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। और एंगल यहाँ पे दोनों के सेम है, ए डैश भी बीटा का एंगल बना रहा है, ए बी भी बीटा का एंगल बना रहा है। तो बेटर यही है कि हम ए डैश बी डैश और सी को छोड़ के किसको हम चूज़ कर लें, ए बी सी को चूज़ कर लें। तो यहाँ पे ये चीज़ जब आप निकालेंगे फिर इसके बाद अगर यहाँ पे आप मान लेंगे यदि अल्फ़ा व बीटा बहुत छोटे हों तब क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ से बीटा इज इक्वल टू ए बी बाई माइनस यू और अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए बी बाई माइनस डी, ए बी बाई माइनस डी ऐसा मिल जाएगा। अब ये चीज़ हमने आपको बहुत बार बताई है, क्योंकि जब हम बहुत छोटा मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि एंगल को रेडियन में मेजर किया गया है और रेडियन के लिए क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू एर्क अपॉन रेडियस ये होता है। तो अगर यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व मान लें और इसको अल्फ़ा माने तो ये राइट ट्रायंगल भी माना जा सकता है। और यहाँ पे इस वाले फार्मूले का अगर यूज़ करेंगे तो ये रेडियस होगी, मतलब ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर होगी। तो इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, एर्क की वैल्यू आप अगर जो भी मान रहे हैं, ये आपका अगर मान लीजिए ए बी है तो यहाँ से ए बी बाई क्या मिलेगा, रेडियस आपकी जो भी रहेगी, अगर आपने यू माना है तो यहाँ पे निकलेगा कितना, माइनस यू, चिन्ह परिपाटी के साथ में हमने बताया है। तो ये चीज़ यहाँ पे तब मानी जाती है जब कोण बहुत छोटे होते हैं, तब एंगल को रेडियन में मेजर कर लिया जाता है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फ़ा व बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में जब रखेंगे तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू बीटा का मान आपके पास है ए बी बाई माइनस यू और यहाँ पे फिर ये वैल्यू आपके पास है अल्फ़ा की ए बी बाई माइनस डी। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जब ये कैंसिल आउट करेंगे, मतलब ए बी बाई यहाँ पे हम ऐसा बोल रहे हैं ए बी बाई माइनस यू। अब ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो डी ऊपर हो जाएगा, यानी कि माइनस डी बाई ए बी ऐसा होगा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, डी बाई यू। यम का मान यहाँ पे आपको मिल गया कितना, डी बाई यू। ये केस आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में आएगी। अब इसके आगे अगर आप चाहते हैं कि इसको हम शिफ्ट करें किसमें, एफ के टर्म्स में, मतलब फोकस दूरी के टर्म्स में, तब यहाँ पे लिखें लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र आप लोग जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो आप यहाँ पे देखें कि यही आपका क्या है, v है, लेकिन यहाँ पे माइनस हम लिख सकते हैं और u तो ऑलरेडी आपका u है ही। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के साथ में अगर हम चलेंगे तब आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हमें इस फार्मूले में रख के निकालना है। अब यहाँ पे आपको हमने बोला कि u और v दोनों की वैल्यू चिन्ह परिपाटी के साथ में लेके चलनी है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन रहा होगा दिमाग में कि यहाँ पे अगर हमने बताया था कि मैग्नीफिकेशन रहेगा और u v के टर्म्स में रहेगा लेंस में, तो हम साइन कन्वेंशन नहीं यूज करेंगे, u v के टर्म्स में ही वो वैल्यू रखेंगे। लेकिन ये आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखें इस बात को। इसलिए हमें u का मान भी चिन्ह परिपाटी के साथ रखना है और v का मान भी चिन्ह परिपाटी के साथ में ही रखना है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान है आपके पास माइनस डी और माइनस
माइनस यहाँ पे u हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। अभी देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको यहीं पे रखें, बाकी इसको ट्रांसफ़र करेंगे जब इधर तो ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ेगा। अब यहाँ पे लिख दें d से दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब जब आप यहाँ पे d से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा d/u इज इक्वल टू d/f प्लस 1। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपके सामने d/u आ गई है और d/u इज इक्वल टू क्या है, यम है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, समीकरण 2 और 3 से। तो आपको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये फार्मूला आपको मिला मैग्नीफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, किस टर्म में, d और f के टर्म्स में मिल गया है। मैक्सिमम यही यूज किया जाता है मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी आपको दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि ये d पर इमेज बन रहा है तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा। या आप यहाँ पे अगर चाहें, या आप यहाँ पे ये अगर चाहें कि m इज इक्वल टू कितना लिखना है, 1 प्लस, आप इसको जानते हैं कितना होता है 25/f, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिराइव करें तो आपका यही फार्मूला आ जाएगा जैसे यहाँ पे हमने बताया। तब आप यही फार्मूला डिराइव करके ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी दूसरी के, अब हम इसकी स्पेशल केसेस आपको बता देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए आपने क्या प्रूव किया है, आपने जो प्रूव किया है एक्चुअल में क्या है, वो मैग्नीफिकेशन तब का है जब प्रतिबिंब आपका मिल रहा है कहाँ पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मेन फार्मूला यही है, m इज इक्वल टू क्या होता है, d/u। और यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये स्पेशल केस का ही एक पार्ट है, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, प्रतिबिंब d पर बने। तो यहाँ पे आप इसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक आएंगे, ये फार्मूला प्रूव कर देंगे। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये हो जाएगी। लेकिन जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, जब प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर प्राप्त हो तब क्या होगा, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पे लिखेंगे फिर से लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू कितना, 1/इन्फिनिटी। चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस 1/-u। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1/f इज इक्वल टू 1/u। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा d/f इज इक्वल टू d/u, ऐसा मिलेगा। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो मेन फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का वो m इज इक्वल टू d/u है। यहाँ पे आप देख सकते हैं d/u, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मेन फार्मूला है। अब जब प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा था तो आपने v इज इक्वल टू d रखा और यहाँ से ये फार्मूला आपको मिला। अब आपको प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा है, अनंत पे, तो यहाँ से यही फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे और d से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आपकी क्या है, यम है। मतलब यहाँ पे लिख लें, अतः
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई एफ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि d बाई यू इज इक्वल टू क्या है, यम है। ऑलरेडी आपको बताया गया कि m इज इक्वल टू कितना है, d बाई यू है। तो ये केस यहाँ से आपको मिल जाएगी। मतलब ये फार्मूला तब का है जब सरल सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा तो उसकी आवर्धन क्षमता ये रहेगी। आप इसको कॉमन सेंस से भी जान सकते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा कि प्रतिबिंब अनंत पर कब मिलता है, जब आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब u इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f। तो डायरेक्ट फार्मूले में अगर u इज इक्वल टू f आप रख रहे हैं तो आपको यही फार्मूला मिल जाएगा। अब ये वाला फार्मूला और m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई यू, ये फार्मूला जो आपको मिला है यहाँ पे हमने जो बताया है d बाई एफ का ये फार्मूला, ये दोनों तभी सत्य हैं जब नेत्र के समीप लेंस होगा, यानी कि नेत्र और लेंस के बीच की दूरी लगभग 0 होगी। मतलब एकदम सटा हुआ लेंस होगा किससे, नेत्र से, तभी ये दोनों फार्मूले सत्य हैं, अदरवाइज नहीं। आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कराते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मेन आवर्धन का फार्मूला है वो m इज इक्वल टू डी बाई यू है। ये मेन फार्मूला है। मतलब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये इसके आवर्धन का सूत्र है। अब इसके बाद इसके केसेस की बात स्टार्ट हो जाती है। जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, तब यहाँ से ये वाला डेरिवेशन आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। और फिर दूसरी केस इसकी ये बनती है जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, तब इस केस में ये फार्मूला आपको मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 5 माना जा सकता है। अब हमने क्या बताया कि ये फार्मूला जो दिया है m इज इक्वल टू डी बाई एफ और m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये दोनों तभी सत्य हैं जब नेत्र लेंस के बहुत समीप होगी, अर्थात नेत्र सरल सूक्ष्मदर्शी के बहुत समीप होगी। अगर हम ऐसा मान लें कि लेंस से नेत्र की कुछ दूरी है, सपोज यहाँ पे आपकी नेत्र स्थित है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। अब वो चेंजिंग क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला आएगा, ये शिफ्ट होगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी माइनस ए बाई एफ, ये हो जाएगा। यानी कि जब नेत्र और लेंस के बीच की दूरी a हो और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तब इस स्थिति में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू 1 प्लस डी माइनस ए बाई एफ होगी। और ये दूसरी केस जो इसकी है, जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो रहा हो और लेंस तथा नेत्र के बीच की दूरी a हो और प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा हो, अनंत पर, तब इस केस में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा m इज इक्वल टू डी माइनस ए बाई एफ। तो ये दोनों फार्मूले हैं तब के जब नेत्र तथा सूक्ष्मदर्शी के बीच की दूरी कितनी हो, a हो और प्रतिबिंब कहाँ पे मिले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब ये हो जाएगा। और अगर अनंत पर मिलेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, अब यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा देखिए आप। ऐसा इसलिए है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब यहाँ पे देखें, अब तक तो ये क्या था, d था, जब नेत्र इसके बहुत समीप थी, मतलब सूक्ष्मदर्शी के बहुत समीप थी। और ये एस माइक्रोस्कोप है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि अभी वो दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, d है।
और ये दूरी क्या हो जाएगी, इसको आप मानेंगे कि ये हो जाएगा d माइनस ए, ऐसा मानेंगे। तो ये केस आपको यहाँ पे समझ में आई, तो क्लियर है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि d माइनस ए क्यों हुआ। d माइनस ए किसकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, मतलब पूरा अगर आप मानते हैं d है और d में a ही शामिल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, d है, मतलब आँख से वस्तु की दूरी कितनी है, d है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये दूरी कितनी है, a है, तो यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा, d माइनस ए। सिमिलर केस अगर इन्फिनिटी पे आपको बताया गया है तो वही डिस्टेंस यहाँ भी d में से आपको निकालनी पड़ेगी, d माइनस ए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसको पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है